हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस से इफेक्ट होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि किसी गैस को जब हम लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पर इफेक्ट करती है, यानी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, वेपर प्रेशर हिंदी में बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब, पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। कई बच्चे 11th में नहीं पढ़ते इस चीज़ को, तो मैं आज आपको ये समझा देता हूँ कि वाष्प दाब क्या होता है। देखिए बच्चों, कोई भी लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड है, ठीक है ना, वो एक टेम्परेचर पर धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है, यानी कि वेपराइज होता है, ठीक है ना। और वो उसके जो ये आपके लिक्विड की सरफेस है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अभी भी हम किसी भी टेम्परेचर की बात कर लें, ये टेम्परेचर T है इसका, तो टेम्परेचर पर इसके पार्टिकल वाष्प यानी कि वेपर बनना शुरू होते हैं। पार्टिकल वेपर बन के, मैंने इसको क्लोज कंटेनर कर दिया, एक बंद कंटेनर है ये, ठीक है। ये तो है आपके लिक्विड, ये तो है लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक है। और यह है आपके लिक्विड के पार्टिकल किसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कोई सा भी हो, किसी टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वो वेपराइज होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वाष्पीकृत होंगे यहाँ पर वेपर बढ़ेगी, और ये जो वेपर है ये धीरे धीरे वेपर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ का वेपर, ये वेपर की डेंसिटी और आपके हम ये कहेंगे लिक्विड की डेंसिटी जब इक्वल हो जाए तो वेपर के जो पार्टिकल हैं वो इस सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या लगाते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये जो वेपर है, वेपर हिंदी में कहते हैं वाष्प, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर, वेपर वाष्प प्रावस्था और ये द्रव प्रावस्था, यानी कि वेपर फेज और लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि साम्य अवस्था में हो, तो यानी कि लिक्विड और वेपर जब दोनों बराबर हो जाए तो लिक्विड वेपर के जो पार्टिकल होते हैं वो इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो इस प्रेशर को ही बच्चों, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बाहर से लगता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब, वायु दाब, ठीक है। बाहर से वायु दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वह टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का वायुमंडलीय दाब और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कम होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर हमारा जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। जैसे जैसे आप लिक्विड को टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर देने से लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर देने पर लिक्विड के वेपर पार्टिकल इंक्रीज होंगे, वेपर पार्टिकल इंक्रीज होंगे, वाष्प के कण इंक्रीज होंगे, तो आपके वो वाष्प के कण उस लिक्विड की सरफेस पर, वो पार्टिकल लिक्विड की सरफेस पर क्या लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। अब टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और एक टाइम वो आएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, वो टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक। तो ये था आपके वाष्प दाब की थ्योरी।
कि जब हम किसी लिक्विड को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो वाष्प प्रावस्था कम होती है, लिक्विड प्रावस्था ज़्यादा होती है। तो उस स्टेज में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाष्प के कण इंक्रीज होंगे, तो वाष्प के कणों के द्वारा, वेपर के पार्टिकलों के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पर, इस द्रव की सरफेस पर लगने वाला दाब, लगने वाला प्रेशर, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वेपर प्रेशर की थ्योरी हो गई। स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कम होता है लिक्विड का, टेम्परेचर देते जाएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव का क्वथनांक। अब बच्चों हम बात करते हैं अगली, वाष्प दाब में अवनमन। एक अगला पॉइंट आपका लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगला पॉइंट अपना वाष्प दाब में अवनमन। देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वेपराइजेशन इट इज ए सरफेस फिनोमिना, वेपराइजेशन इट इज ए सरफेस फिनोमिना। देखो हमेशा याद रखो कि वाष्पीकरण जो होती है एक सतही प्रक्रिया होती है, एक सतह से होती है। मैंने अभी आपको एक लिक्विड की सतह बनाई थी, ये आपका लिक्विड की सरफेस है और यहाँ से ये लिक्विड का पार्टिकल है, ये लिक्विड की सरफेस हो गई बच्चों। तो लिक्विड की सरफेस पर से ही लिक्विड के पार्टिकल किस में बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं, वेपर में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि वेपराइजेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ओके, अब हम बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन की कमी। वाष्प दाब में कमी कब आती है, ठीक है ना, लॉवरिंग इन वीपी, वेपर प्रेशर में क्या आ रहा है, लॉवरिंग हो रही, कमी हो रही है। ठीक है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। कब होगी कमी, देखो अभी मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि मैं कह सकता हूँ, इसे कह सकता हूँ शुद्ध विलायक। ठीक है बच्चों, क्या है ये, शुद्ध विलायक। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओनली केवल और केवल इसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल, ओनली और लिक्विड पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये लिक्विड के पार्टिकल हैं बच्चों, और ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट है। अब इस प्योर सॉल्वेंट को मैंने एक बंद कंटेनर में लिया है, आप कोई टेम्परेचर T इनको दे रहे हो तो लिक्विड के पार्टिकल वेपराइज होंगे और वेपर प्रेशर, यहाँ पर एक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिएट हो जाएगा, दैट इज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसे हम कहते हैं PA नोट। क्या कहते हैं यहाँ पर हम, PA नोट। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है PA नोट, जिसे हम मानकर चल रहे हैं। अब बच्चों मैंने क्या किया कि इसके अंदर, इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दिए हैं। सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक है। अब मैं इसके अंदर कुछ किसके पार्टिकल मिला दूंगा बच्चों, इसके अंदर मैं मिला दूंगा अब कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल। ठीक है ना, इसके अंदर मैं कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल मिला देता हूँ। तो ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट था और मैंने इसके अंदर मिला दिया सॉल्यूट, और ये जो सॉल्यूट है ये है आपका नॉन वोलेटाइल। ठीक है, यानी कि मैंने इसके अंदर मिलाया है बच्चों अवाष्पशील विलय, ऐसा विलय मिलाया है जो कि वेपराइज नहीं होता है, अवाष्पशील विलय, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक तो वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, यानी कि एक तो वे पदार्थ, वो सब्सटेंस जो वेपराइज हो सकते हैं, वाष्पीकृत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बेंजीन में पेट्रोल मिला रहे हो तो पेट्रोल वेपराइज हो सकता है, बेंजीन भी वेपराइज हो सकता है। तो वो आपका विलायक भी कैसा है, आपका वोलेटाइल है, वाष्पीकृत है, और सॉल्यूट यानी कि विलय भी कैसा है, आपका वाष्पीकृत है, यानी कि वोलेटाइल है। लेकिन मैंने इसके अंदर मिला दिया जैसे शक्कर, शुगर पार्टिकल मैंने डाल दिए, मैंने इसके अंदर नमक का पार्टिकल यानी कि सॉल्ट डाल दिया, नमक के पार्टिकल डाल दिए। तो नमक यानी कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल मैंने इसके अंदर डाल दिया। कैसा डाल दिया बच्चों, सॉलिड पार्टिकल। तो जो सॉल्यूट होगा हमारा वो कैसा होगा, ये सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड मोस्टली सॉलिड कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला
तो देखो हम जानते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते हैं, यानी कि विलायक में विलय मिलाते हैं, तो विलयन बन जाता है। तो जैसे मैंने इसके अंदर डाला सोल्यूट पार्टिकल, है ना, तो ये सोल्यूट के पार्टिकल है। तो ये सोल्यूट के पार्टिकलों ने सोलवेंट के पार्टिकलों को क्या कर लिया है, बाइंड कर लिया है, बांध लिया है। समझ रहे हो, ये सोल्यूट के पार्टिकलों ने ये सोलवेंट के पार्टिकलों को क्या कर लिया है, बांध लिया है, बाइंड कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल आपस में जुड़ गए हैं। अब हम जब इसको टेम्परेचर देंगे, उतना ही टेम्परेचर अगर हम इसको देंगे, तो अब जो पहले वेपर प्रेशर आ रहा था, देखो अब भी थोड़ा कम वेपराइज होगा पार्टिकल, क्योंकि पहले फ्री पार्टिकल ज़्यादा थे, अब फ्री पार्टिकल कम है। तो अभी भी आपने उतना ही टेम्परेचर दिया, तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं तापमान को स्थिर कर दूं, तो पहले जो वेपर प्रेशर आ रहा था PA0 और अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा PS। S का मतलब सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब। ये था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और यह है विलयन का वाष्प दाब। तो बच्चों जाहिर सी बात है, यहाँ सारे के सारे पार्टिकल वेपराइज थे, इजीली वेपराइज हो रहे थे। यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मिलाने के बाद पार्टिकल कम होंगे वेपराइज, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि PA0, जो PA0 है यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी कि हमेशा ज़्यादा होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तब बात कर रहे हैं किससे, P सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है। अब कितना ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं PA0 माइनस PS इज इक्वल टू डेल्टा P। ये डेल्टा P कहलाता है लॉवरिंग इन VP, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, बोलो, इस लॉवरिंग को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा बच्चों, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए, जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कब होता है कम, जब हम कोई अवाष्पशील विलय उसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो निकालेंगे कैसे मैथमेटिकली, गणितीय रूप से, डेल्टा P इज इक्वल टू PA0 माइनस PS, दिस इज द वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है बच्चों, तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन ए प्योर सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द pure solvent. This is called lowering in vapor pressure. Mathematically, delta P is equals to PA0 minus PS. ठीक है बच्चों, this is the lowering in vapor pressure. चलिए अब हम बात करते हैं देखिए बच्चों, अगला है राउल्स लॉ। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। राउल्स लॉ भी इसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको राउल्स लॉ भी समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, जब किसी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो, नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील, ध्यान रखना, अगर किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय उपस्थित है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो उस कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन यानी कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात आप ध्यान रखना कि जब वाष्प दाब में कमी आती है, तो अब वाष्प दाब इतना कम हो गया, पहले यहाँ था वाष्प दाब प्योर का, अब इतना कम हो गया, तो अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बगल में बराबर लाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। पहले आपका वेपर प्रेशर इतना था प्योर सॉल्वेंट का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ था, तो आपको कम टेम्परेचर में ये इक्वल आ गया था। इट मीन्स पहले बॉइलिंग पॉइंट, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था,
पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इट मीन्स अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम प्योर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है देन द प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ है इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और जो वेपर प्रेशर कम हुआ है इसे कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इंग्लिश में सुनो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो जब वाष्प दाब में कमी आती है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, ठीक है ना। यानी कि विलयन का क्वथनांक प्योर विलायक, शुद्ध विलायक से हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन कब, जब उस विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला हुआ हो तब, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वाष्प दाब में कमी आती है परंतु क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो बच्चों अब मैं बता रहा हूं आपको राउल्स लॉ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, राउल्स लॉ बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए राउल्स लॉ की अगर हम बात करें राउल्स लॉ कैसे निकालते हैं, क्या है राउल्स लॉ। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्स नियम के अनुसार हिंदी में इसको बोलते हैं अपन राउल्ट का नियम। देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है। यस स्टूडेंट्स, तो राउल्ट का लॉ हम पढ़ रहे हैं। राउल्ट लॉ क्या कहता है कि मैं आपको ज़्यादा, आप जानते हो कि किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ए सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी सॉल्यूट, और ए भी आपका वोलेटाइल है और बी भी आपका वोलेटाइल है। यानी कि मैं जो आपको राउल्ट लॉ बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है, उसके लिए राउल्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं। देखो राउल्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई सा भी कंपोनेंट हो, उस कंपोनेंट का कोई सा भी घटक, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर कोई आपका ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस घटक की मोल बिन के, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ इसका पार्शियल प्रेशर है पी ए का, और इसका पार्शियल प्रेशर है पी बी, ठीक है। तो जो पी ए होता है ना बच्चों, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बता रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये कहता है बच्चों, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वो उसकी मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन, तो पी ए की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी एक से, ठीक है ना, ए वाले कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक से, तो पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक से के। सो दैट इसी प्रकार पी बी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स बी के, ठीक है। व्हाट इज एक्स ए एंड एक्स बी, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट यानी कि एक्स बी, ठीक है। तो एक्स ए की मोल भिन्न, एक्स बी की मोल भिन्न, पी ए आंशिक वाष्प दाब किसका, ए घटक का, बी आंशिक वाष्प दाब बी घटक का। ये आपके पास दोनों तरफ इक्वली चल रहा है बच्चों। तो बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ है ये, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज इक्वल टू, तो यहाँ को एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो आता है पी ए नोट एक्स ए। इसी तरह यहाँ पर आएगा बच्चों पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। व्हाट इज पी ए नोट एंड पी बी नोट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेयर, यहाँ पी ए नोट क्या है बच्चों, यहाँ पी ए नोट है
प्रेशर यानी कि आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, या पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब किसका, इन प्योर स्टेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है आपके पास सॉल्वेंट, मैंने बताया था ना ये सॉल्वेंट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, एट प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, कैसी स्टेट में, शुद्ध अवस्था में, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट यानी कि पीए नोट है आपका शुद्ध अवस्था में सॉल्वेंट का यानी कि विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है आपका पीए नोट। तो इसी तरह पीबी नोट क्या है, पीबी नोट आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट, यानी कि जब सॉल्यूट प्योर स्टेट में था, यानी कि जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नहीं मिलाया था उस वक्त भी उनका पार्शियल प्रेशर होता है। तो उस वक्त जैसे अपन ने सॉल्वेंट को नहीं मिलाया, सॉल्वेंट अकेला था तो पार्शियल प्रेशर, सॉल्यूट अकेला था तो पार्शियल प्रेशर। मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका ए और ये आपका बी, तो इस वक्त इसका पार्शियल प्रेशर पी ए नोट और इसका पार्शियल प्रेशर पी बी नोट, अंडरस्टैंड। और अब दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद अब इसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है बच्चों, इसके अंदर ए का पार्शियल प्रेशर हो जाता है पी ए, मतलब मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर होता है पी ए, तो वो ये है, ठीक है। पी ए नोट तो होता है प्योर स्टेट में और पी ए होता है मिलाने के बाद। इसी तरह बी का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी बी, वो ये है, अंडरस्टैंड। तो मिलाने के बाद पी ए और पी बी जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, मोल भिन्न के। तो ये है आपका राउल्ट्स लॉ बच्चों, अगर आप देखा जाए तो पी ए देखो पी ए किसके बराबर होगा, पी ए नोट एक्स ए के, पी बी बराबर किसके होगा, पी बी नोट एक्स बी के। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मी। किस भी लिस्ट से कोई सा भी इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आता है अकॉर्डिंग टू द पार्शियल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन एक साइंटिस्ट है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो डाल्टन्स का लॉ क्या कहता है कि किसी मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। यानी कि जो टोटल प्रेशर है P सॉल्यूशन का, जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा वो हम कह सकते हैं PA प्लस PB, ये होता है P, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू PA प्लस PB। और इक्वेशन नंबर फ्रॉम द, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, पहली और दूसरी इक्वेशन से देखो डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है कि किसी मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का जो पार्शियल प्रेशर होता है उनका सम, उनका योग उस मिक्सचर के, उस मिश्रण के कुल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, कुल प्रेशर के बराबर होता है। तो मिश्रण का कुल प्रेशर उन सब के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। अभी बताया था ना मैंने, ये आपका मिक्सचर हो गया ए बी का, इसके अंदर ए का पार्शियल प्रेशर पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर पी बी, तो इसका टोटल पूरा पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना आएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी। इसी तरह 3 घटक होते तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, 4 होते तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, इस तरह चलता है। तो बच्चों P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन से हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे बच्चों। तो चलो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो आपके सामने बड़ा ही सिंपल कि P इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी आपके पास निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि पी ए की वैल्यू पी ए नोट एक्स ए, पी बी की वैल्यू पी बी नोट एक्स बी। अब हम क्या करें, अब देखो हम जानते हैं, वी नो दैट कि एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, कि मिश्रण के अंदर जितने भी घटक होते हैं उन सब की मोल भिन्नों का योग सदैव एक आता है। हमारे पास 2 ही घटक थे, 2 ही कंपोनेंट थे, ए और बी, एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है बच्चों, 1 आता है। तो मैं यहाँ से बच्चों, यहाँ से मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल सकता, सॉरी एक्स ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक्स ए बराबर क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स बी, बताओ होगा या नहीं होगा। यहाँ से होगा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो इसको मैं रख देता हूँ इस इक्वेशन में, एक्स ए की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये पूरी एक्स ए की वैल्यू है, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी, जिसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू पी ए नोट
1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये आपके पास निकल के आता है। और जब इस इक्वेशन को मैं और सॉल्व करता हूँ तो आपके पास आता है पी ए नोट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए नोट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नोट एक्स बी आपके पास निकल के आता है, प्लस यहाँ से निकलता है पी बी नोट एक्स बी। तो बच्चों देखिए ये आपके पास आया, और अगर आप गौर से देखो तो ये एक्स बी और ये एक्स बी दोनों में एक्स बी आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक्स बी कॉमन ले लेता हूँ प्लस वाला, ठीक है बच्चों, मैं एक्स बी कॉमन ले लेता हूँ, प्लस वाला एक्स बी मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन। तो p इज इक्व टू पी ए नॉट अपनी जगह है और मैं प्लस का एक्स बी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से एक्स बी मैंने कॉमन ले लिया, अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो बच्चों ये आएगा माइनस का पी ए नॉट, आपने देखा, और ये एक्स बी से एक्स बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का पी बी नॉट। अब जब ये ऐसा बच रहा है तो मैं क्या इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, या और लगा दो, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p इज इक्व टू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट माइनस पी ए नोट, ये लो, बताओ ये लिख सकता हूँ, दिस इज द राउल्स लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ इसकी इक्वेशन बनानी है। देखो एक इक्वेशन होती है ग्राफीय इक्वेशन, ग्राफीय समीकरण, ये मैंने एक ग्राफीय समीकरण बना दी जो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी, ग्राफीय इक्वेशन। तो ग्राफ हम इसका बनाएंगे इस इक्वेशन से, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ इक्वेशन कौन सी होती है, बोर्ड पे देखेंगे y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका y हो गया, ठीक है बच्चों, मैं इसको y मान लेता हूँ। मैं एक ग्राफिकल इक्वेशन बना रहा हूँ जिससे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, p तो है y एक्सिस, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, तो ये आपका x हो गया, ये आपका m हो गया, एम एक्स प्लस, और ये आपका c हो गया। तो y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका c हो गया, ये आपका x अक्ष हो गई, और ये पूरे की पूरी राशि, ये पूरा आपका m यानी कि स्लोप हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफिकल इक्वेशन है, इससे ग्राफ बनता है। तो ग्राफ जो होता है वो x और y के बीच में प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x और y एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है बच्चों, और फिर उससे आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा। तो वास्तव में ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो जो ग्राफ हम यहाँ बनाने जा रहे हैं वो ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, यानी कि जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, दोनों कंपोनेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जब सेम होती है, ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनेगा, यानी कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ग्राफ प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो यही ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। तो और राउल्स लॉ के लिए भी बनाना है तो भी ये ग्राफ बनेगा। देखो किस किस के बीच में बनेगा ग्राफ, P यानी कि टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। अब बच्चों ये ग्राफ एक नहीं बना रहा मैं, इस ग्राफ के अंदर 3 ग्राफ बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल? 3 ग्राफ हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों P आपका ये P है, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी कि P जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये आपका ATM में या किस में भी ले लो वो आपकी y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है बच्चों, ठीक है। y एक्सिस पर मैंने P लिया। अच्छा अब हम ले रहे हैं XB यानी कि x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लेंगे B का। B क्या है? सॉल्यूट का। हम जानते हैं x से और XB एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, यानी कि XB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? 1 हो सकती है। कहाँ से? 0 से। तो यहाँ पर XB कितना है बच्चों? 0। और मैक्सिमम XB की वैल्यू कितनी हो सकती है आपके पास? 1, ठीक है। XB की वैल्यू 0 से 1, ठीक है। देखो अब बच्चों ध्यान से सुनना, XA और XB का टोटल सम कितना आता है? 1। तो XB की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, या मैं अकेले XA की वैल्यू बोलूँ तो XA की वैल्यू भी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये XB आपका 0 है और इस पॉइंट पर XB आपका मैक्सिमम XB कितना है? 1, ठीक है। अब C होता है अंत्यखंड जो कि Y अक्ष पर काटा जाता है, इंटरसेप्ट। तो आपका Y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट मैं यहाँ से मान लेता हूँ बच्चों,
ठीक है। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है वाई एक्सिस पर, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पी ए नोट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये पी ए नोट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपका मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है जो आपका जाएगा एक्स बी, मैक्सिमम किस पर होगा? पी बी पर होगा। तो देखिए अब सुनिए, एम होता है स्लोप, और स्लोप आप देख रहे हो ये पॉजिटिव में है। किस में है बच्चों? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में स्लोप होता है तो कहाँ जाता है? वो ऊपर जाता है। तो ग्राफ आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है बच्चों, ये आपका ग्राफ है। लेकिन ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो ग्राफ बना है एम एक्स प्लस सी, देखो ये आपका पी, यहाँ आ रही है आपके मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल भिन्न के बीच में ग्राफ है ये मोल फ्रैक्शन। इस डायरेक्शन पर देख रहे हो आप, दोनों डायरेक्शन पर। तो आपने यह ग्राफ बनाया, दिस इज द पी ए नोट, और ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पी बी नोट को, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ इस एक्सिस से, इसको मैं वाई मान रहा हूँ, इसको एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ग्राफ यहाँ से, अच्छा सुनिए बच्चों, अगर ये पी ए नोट जीरो हो, पी ए नोट जीरो हो, तो हम ये कह सकते हैं पी ए नोट की वैल्यू, अरे इस इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो कर दूं मैं, तो आपका ग्राफ कहाँ शुरू होगा? यहाँ से। अगर मैं पी ए नोट जीरो कर दूं, देखो हम सब जानते हैं, सब देखना बच्चों, इधर आ जाओ, कहाँ है? ये रहा। अगर मैं इस पी ए नोट को जीरो कर दूं, ठीक है, इसको जीरो करते ही ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपका जो पी होगा वो किसके? पी बी नोट एक्स बी के इक्वल हो जाएगा, जो कि पी बी के इक्वल होगा। तो इसके जीरो करते ही आपका मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा। ग्राफ कहाँ से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं कि P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी बी नोट एक्स बी के, यानी कि पी बी के। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी बी। तो आपके प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है बच्चों? एग्जैक्ट लाइन आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ, अरे ये ग्राफ आपके बनेगा बच्चों एकदम, ठीक है, जिसको मैं डॉट 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 करके दिखाऊंगा। ये ग्राफ आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये करेगा आपके पी बी को। पी बी इज इक्वस टू पी बी नॉट एक्स बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका अपोजिट करूं कि अगर मैं एक्स ए बराबर यहाँ जीरो रखूं और यहाँ एक्स ए बराबर 1 रखूं, अब मैं एक्स ए के लिए खींच रहा हूं, मैं उल्टा खींच रहा हूं ग्राफ, तो अब इधर से ग्राफ बनेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? पी ए नोट तक। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को आप ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा पी ए इज इक्वस टू पी ए नॉट एक्स ए को रिप्रेजेंट करेगा ये ग्राफ। और ये जो ग्राफ है ये आपके पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा P इज इक्वस टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इज इक्वस टू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ है इसमें 3 ग्राफ है, एक जो कि अपना ओरिजिनल इस इक्वेशन का है, दूसरा अपन ने मान के चला कि इसको जीरो करा, तीसरे में हमने इसको जीरो करा, ठीक है। तो ग्राफ ये बनेगा। तो ये आपको ग्राफ दिखाया, दैट इज द ग्राफ एक फॉर ए आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ग्राफ किसके लिए है? ये फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की किसी भी कंडीशन पर राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। और ये राउल्स लॉ है, ये राउल्स लॉ का ग्राफ है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करेगा। अंडरस्टैंड? तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। When a volatile solute dissolve in the volatile solvent, then the graph between the mole fraction and the vapor pressure of the solution, यानी कि ध्यान सुनिए, जब किसी वाष्पशील विलय को, है ना, वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलय की मोल भिन्न और वाष्प विलयन की वाष्प दाब के मध्य ग्राफ है ये, ठीक है बच्चों। या फिर ये एक आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हम एक बात कर सकते हैं, ये तो था हमारा कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए या वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। अगर मैं
ये मान के चलता हूँ कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल, यानी कि एक्स बी और पी बी नॉट ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं, तो यहाँ वोलेटाइल सॉलिड के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। वोलेटाइल अगर सॉलिड हुआ, अगर आपको सॉल्यूट है ना, कैसा है? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और ये सॉल्वेंट है, सॉरी नॉन वोलेटाइल है ना, सॉलिड आपका कैसा है? नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट कैसा है आपका? वोलेटाइल, ठीक है ना, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो ये आपका अवाष्पशील है सॉल्यूट, विलय। तो विलय कैसा है बच्चों? अवाष्पशील, ठीक है, यानी कि वाष्पीकृत नहीं होता। और विलायक कैसा है? वाष्पशील। चलो, यानी कि ये तो पानी है, वाष्पशील। तो मोस्टली तो हम यही केस देखते हैं, और ये आपका विलयन है। तो अब क्या होगा? अब इसका जो पी बी नोट था, जो शुद्ध अवस्था में, इसकी बात नहीं करेंगे, इसका विलय का, विलय सॉल्यूट का पी बी नोट प्योर स्टेट में कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड है, ये ठोस है, ठोस सॉलिड का हमेशा नॉन वोलेटाइल होते हैं, इसलिए उनका प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पी बी इज इक्वल टू होता है पी बी नॉट एक्स बी, हमें पता है। तो ये जब जीरो हो गया तो पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम जानते हैं पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी था, और इसमें ये पूरी इक्वेशन जीरो हो गई। तो आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए आ जाएगा, और एक्स ए की वैल्यू हमने निकाली थी, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी था। जब हम इसको रखते हैं तो P इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से अगर हम बात करें, इसको इधर ले जाऊँ तो यह आपके पास बनता है पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी। ये P सॉल्यूशन का है, और अब यहाँ से पी ए नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उठ के इसके नीचे चला जाएगा। तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलयन में मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है सेकंड। हालांकि जब भी एग्जाम में आए तो अपने को फर्स्ट वाला ही लिखना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसी से ये डिराइव्ड हुआ है। तो बच्चों ये जो आपने देखा राउल्ट का नियम, ये था वोलेटाइल के लिए, और अब मैंने बता दिया नॉन वोलेटाइल के लिए। नॉन वोलेटाइल के लिए ये निकल के आता है, क्यों? क्योंकि ये पूरा जो पी बी नॉट एक्स बी था वो जीरो हो जाता है, तो पी बी जीरो हो जाएगा, तो आपके पास पी का और पी ए नॉट का एक्स ए का। आपको नेक्स्ट क्लास में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।